हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के चैप्टर फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स टू फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर पार्ट 5 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, जो इंडियन काउंसिल मेंबर्स थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रोवाइड किए गए थे टू हेल्प हिम टू रेगुलेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे अब इसे एडवाइजरी बॉडी माना गया। और ये जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे जिनकी संख्या 15 थी, इसे घटा करके 6 कर दिया गया। और साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अब इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन बर्मा कहा गया, क्योंकि उस वक्त जो बर्मा थी वो इंडिया से सेपरेट हो चुकी थी। और सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन बर्मा बने वो थे लॉरेंस डंडास। अब बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ। सबसे पहला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेजिस्लेटिव असेंबली में अराउंड 145 मेंबर्स थे, उसे इंक्रीज कर करके 375 मेंबर्स कर दिया गया। और सिमिलरली काउंसिल ऑफ स्टेट में जो 60 मेंबर्स थे जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 में, उसे इंक्रीज करके 260 कर दिया गया। अब इसमें भी 375 जो मेंबर्स आ गए लोअर हाउस में और 260 जो मेंबर्स काउंसिल स्टेट में अपर हाउस में आए, इससे भी फर्दर इनका डिवीजन हुआ। सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसका नाम चेंज होकर के फेडरल असेंबली रख दिया गया। अब 375 में से 125 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट होकर के प्रिंसली स्टेट से आएंगे और 250 ब्रिटिश इंडिया से। सिमिलरली काउंसिल ऑफ स्टेट में भी यही किया गया। 156 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट होकर के ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 104 जो है प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट वे फ्री टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द फेडरेशन, यानी प्रिंसली स्टेट फ्री थे, अगर वो चाहे ज्वाइन कर सकते थे इस फेडरेशन को, अगर वो ना चाहे तो नहीं भी कर सकते थे। और अगर उनको वो अगर चाहते हैं कि फेडरेशन से जुड़े तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट एसेशन साइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा। सो इसके बाद काफ़ी कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हैं इस सेंट्रल लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स में भी। सब्जेक्ट से पहले इसमें एक और चीज़ का चेंजेस आता है कि सेपरेट अलॉट स्लॉट्स से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड किए जाते हैं मुस्लिम्स को, सिख्स को, यूरोपियंस को, वुमेन्स को, लैंडलॉर्ड्स को और बाकी लोगों को। उसके बाद इसमें कुछ सब्जेक्ट चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजनल सब्जेक्ट में ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट थे, तो इसे हटा करके प्रोविंशियल सब्जेक्ट से ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हटा करके इसे सेंट्रल सब्जेक्ट्स में डाल दिया गया, दैट इज फेडरल सब्जेक्ट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डील करेगी ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट से। अब जो सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इससे फर्दर मोर डिवीजन दिया गया और इसमें कंकरेंट सब्जेक्ट को ऐड अप किया गया। मतलब अब 59 सब्जेक्ट्स फेडरल सब्जेक्ट्स होंगे, 36 सब्जेक्ट्स कंकरेंट और 54 प्रोविंशियल। रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे वाइसरॉय और उसके मिनिस्टर। सिमिलरली ट्रांसफर सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे वाइसरॉय और उसके मिनिस्टर, और रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने यहाँ पे डबल गवर्नमेंट सिस्टम देखा सेंट्रल लेवल पे, जो साइमन कमीशन के रिकमेंड पर हुआ था। अब जो फेडरल सब्जेक्ट पे जो टॉपिक्स पे जो लॉ बनते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। सिमिलरली जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लॉ बनते थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती थी, और दोनों ही गवर्नमेंट मिल करके कंकरेंट सब्जेक्ट पे लॉ बनाती थी। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट्स बच जाती थी जिसमें वो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में नहीं आती थी, तो ये सब्जेक्ट्स जो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाती थी और वाइसरॉय को पावर दिया गया था इस सब्जेक्ट्स पे
लॉ बनाने के लिए। द पावर टू मेक लॉज ऑन ट्रेसिडरी सब्जेक्ट वॉज गिवन टू वाइसरॉय। इसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का डिस्कस करेंगे। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या होता है, सेम वही चीज़ होता है जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो सब्जेक्ट थे, दैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट और प्रोविंशियल रिजर्व सब्जेक्ट, वो ट्रांसफर हो जाते थे सेंट्रल को। तो अब जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट थे, जहाँ पे हमने डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखा था बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, वो पूरी तरीके से हट जाते हैं बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो अब जो मिनिस्टर्स थे और गवर्नर थे वो पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने के लिए, और साथ ही यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं दिखता है सेंट्रल लेजिस्लेचर का प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, इससे पहले एक्ट्स में देखा था कि जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर। अब इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब ये दोनों सब्जेक्ट, दैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट से हटा करके सेंट्रल लेवल में कर दिया, तो इसके बाद से जो इंटरफेरेंस थी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कम हो गई। यानी कि अब जो सरकार है गवर्नमेंट लेवल में, प्रोविंशियल लेवल में, वो अपना जो लॉज है वो खुद बना सकती है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल लेवल। इसके बाद कुछ अदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो जुड़ गए, जैसे कि यहाँ पे ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देयर इन 11 स्टेट। अब 11 जगहों पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आ गए। कहाँ का? यूनाइटेड प्रोविंशन, बंगाल, पंजाब, मद्रास, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंशन एंड बॉम्बे। अब क्या हुआ कि जिन्ना के कुछ पॉइंट्स है 14 पॉइंट्स में, इट वाज वन ऑफ द डिमांड इन जिन्नास 14 पॉइंट टू सेपरेट सिंध एंड बॉम्बे। तो जिन्ना के 14 पॉइंट की डिमांड पर जो है सिंध और बॉम्बे को सेपरेट कर दिया गया। तो अब जो यहाँ पे प्लेसेस थे वो 11 में डिवीजन हो गए, यानी बॉम्बे और सिंध का जो प्लेस है वो 11 पार्ट में सारे जो प्रोविंसेस थे वो डिवीजन हो गए उनके। अब यहाँ पे बर्मा को भी सेपरेट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दो प्रोविजंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश की, दैट इज सिंध एंड उड़ीसा, और साथ में जो बर्मा थे यहाँ इसमें बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। बाय द साइमन कमीशन प्रपोजल बर्मा एक्ट वाज पास्ड इन 1935 विच सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बाइकैमरलिज्म भी स्टैब्लिश करती है 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंशंस में। कहाँ कहाँ? यूनाइटेड प्रोविंशन में, बंगाल में, मद्रास में, आसाम में, बिहार में और बम्बई में। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में इसका। तो यहाँ पर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर खत्म हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब इसके कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक रिकमांड होता है फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करने का, ताकि जो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सके। तो बाय 1937 में एक कोर्ट स्टैब्लिश होता है दिल्ली में, जिसे नेम दिया जाता है फेडरल कोर्ट के नाम से। लेटर ऑन 1950 में इसी कोर्ट को नाम बदल करके फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रख दिया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो ऑल इंडिया फेडरेशन का बात हुआ था, जो वो कभी फॉर्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि सिंसली स्टेट कभी इस फेडरेशन में ज्वाइन ही नहीं की। और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो वोटिंग देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था, अब उसे बढ़ा करके 30 मिलियन लोगों तक का कर दिया गया था। अब जो है लोग वोट कर सकते थे। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वन ऑफ द मोस्ट लेंदियस एक्ट था, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी है। तो हम ये कंसिस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे 1935 ये एटलीस्ट कंसिस्ट करते थे 321 सेक्शन, 14 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। अब बात करते हैं फेडरल कोर्ट के बारे में। फेडरल कोर्ट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं आज के टाइम में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और नॉट मोर देन 6 जज जो थे इस कोर्ट में।
और जो इस जज का जो रिटायरमेंट एज था दैट इज 65 ईयर्स, और जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन ज़रूरी थे एक जज के लिए वो सारे चीज़ इस एक्ट में दिए गए थे। जज को जो है अपॉइंट किया जाता था बाय क्राउन। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट हैड 3 काइंड। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट? तो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स, वन इज ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी। पहले बात करते हैं ओरिजिनल का। ओरिजिनल यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये ओरिजिनल जुडिस्टिकेशन है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। देखो, अगर किसी स्टेट के बीच में मान लो अगर डिस्प्यूट्स हो, तो मान लो कि कोई स्टेट है या कोई सेंटर है, ठीक है, मान लो कर्नाटक है और एक दिल्ली की कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट्स हो या फिर कोई अदर स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट्स हो, जैसे कर्नाटक और अदर कोई स्टेट है, झारखंड मान लो, उस स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट्स हो, तो अगर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे उस स्टेट का, तो हाई कोर्ट जो है अपने अपने स्टेट के फेवर में जजमेंट देगा। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल पावर रहता है कि जो सेंटर का हो या स्टेट का हो, कुछ भी डिस्प्यूट्स हो गवर्नमेंट के बीच में उसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा इकलौता होगा जो किसी भी के फेवर में काम नहीं करेगा, वो सच और जस्टिस को ही देखेगा। तो यही काम करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास होता है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट। हम बात करते हैं एपलेट के। एपलेट मीन्स कि अगर कोई ऐसा जजमेंट पास होता है मान लो हाई कोर्ट से, ठीक है, और स्पेशली ये एपलेट सिविल केसेस में ज़्यादा किए जाते हैं। जैसे कि अगर क्रिमिनल केस हुआ जिसमें कि डेथ सेंटेंस वगैरह हुआ, तो इसमें जो है हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट ना भी हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। तो एपलेट में क्या होता है कि अगर मान लो कि मैक्सिमम ये सिविल केसेस में होता है, एपलेट तब किया जाता है जब कोर्ट का कुछ ऐसा डिसीजन लेने से कुछ भूल चूक हो या कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अलग होता है। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा हाई कोर्ट में डिसीजन होता है, जजमेंट दिया जाता है, तो अगर वो क्वेश्चन करता है, अगर वो एपलेट जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ करता है, तो वो जो एपलेट है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, यानी हाई कोर्ट से हम सुप्रीम तक भी डायरेक्ट जा सकते हैं, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट देगा। यानी एपलेट का मतलब ये होता है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अपील करना, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक, और अपर कोर्ट में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट लेने में लोअर कोर्ट से कुछ चूक हुई हो या गलती हुई हो। तो यही होता है एपलेट। अब बात करते हैं एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर वो लेना चाहे एडवाइस कोर्ट का तो वो ले सकते हैं। बट ये जो एक चीज़ ध्यान रखने का है एडवाइजरी में, जो कोर्ट है ये बाउंड नहीं है इसके लिए कि उसे इस चीज़ के ऊपर एडवाइस देना ही पड़ेगा। इफ नेसेसरी देन कोर्ट जो है एडवाइस दे सकती है। तो यही होता है एडवाइजरी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था हमारे इंडियन पार्टीज के द्वारा। इस एक्ट को ये जो एक्ट थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये प्रोविजंस में आई थी अप्रैल 1937 में। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अभी भी जो है वो किस प्रोविजंस पे काम करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पे विद माइनर अमेंडमेंट्स। और इस एक्ट के आने के बाद भी जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो पावर था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में था। तो हम कह सकते हैं कि नाम का ये एक्ट था। दैट्स वाई जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थे इसको इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइज कर रहे थे। तो यही था कुछ इसका क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। और यहाँ जो हमारा ये टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।